वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज आप और हम बात करेंगे, टॉपिक का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पूरी कोशिश ये रहेगी कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब आप समझने बैठे हैं और पढ़ने के लिए आए हैं तो ये चीजें आपको क्लियर हो कि थर्मल प्रॉपर्टी में हम किस तरह से हीट एंड टेम्परेचर के बारे में चर्चा करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मैक्सिमम एडवांटेज उठाने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि जब आप वीडियो देखें तो वीडियो देखते समय आपको नोटबुक लेके साथ में बैठना है, पेन साथ में लेके बैठना है। वीडियो ना सिर्फ देखना है, देखते देखते ही नोट्स निकालते हुए चलना है। वीडियो समझते समय आपको पहले समझने पे ध्यान देना है। समझ में वीडियो पूरा आ जाए, जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं, तब उसको लिखना शुरू करना है। वीडियो में जहां जहां मैं कहता हूं कि रुकिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, वहां पे आपको सॉल्यूशन देखना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद से किताब निकालना है। वो टॉपिक, जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, उस टॉपिक को वीडियो से देखने के बाद, एक नोट्स बनाने के बाद, अपने हाथ से किताब को पढ़ के और वीडियो का रेफरेंस लेके खुद के नोट्स निकालना है। क्योंकि देखिए, मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे पढ़ाने से ज्यादा जब आप पढ़कर खुद के नोट्स बनाएंगे तो इसका एडवांटेज ज्यादा उठा पाएंगे। इस वीडियो का सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव ना सिर्फ यह है कि हम स्टेट बोर्ड या बोर्ड पैटर्न को कवर अप करें, बल्कि बोर्ड पैटर्न के साथ साथ आप जिस भी रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। ऑल्दो वीडियो को समझने से पहले या इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से किसी स्टूडेंट को ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल है वहां पर ग्राफ का वीडियो जाके सेपरेटली देखें। ग्राफ के उस वीडियो में मैंने स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, साथ ही साथ पैराबोलिक ग्राफ के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक चर्चा की है, जो आपको फिलहाल यहां पे काम में आने वाला है। मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ क्या होता है, e की पावर -x का एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की है। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर के इंट्रोडक्शन पार्ट से कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन टॉपिक नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे कि आखिर ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में, जैसा कि नाम से क्लियर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, जैसा कि पुराने चैप्टर्स में मैकेनिक्स में पढ़ते समय हमने 3 बातों पर गौर किया था। मैकेनिक्स में सारी बातों को समझने के लिए हमने मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों ही बातों के बारे में गौर किया था। हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करने में, लेकिन इस टॉपिक में हम एक और फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसे टेम्परेचर कहा जाता है, उसको डिफाइन करेंगे। हम समझेंगे कि गर्माहट के पीछे, वार्मनेस के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कोल्डनेस के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, किस कारण से गर्मी महसूस होती है, किस कारण से ठंड लगती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम यह भी सीखेंगे कि अगर हमें किसी बॉडी का यह कंपैरिजन करना हो कि इसमें ज्यादा एनर्जी, इसमें कम एनर्जी है, तो कौन से फैक्टर से हम कंपेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलने वाले हैं कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके बॉडी का जो भी एनर्जी लेवल है या टेम्परेचर है वो किस तरह से बताता है, वो किसकी मदद से मेजर किया जाता है। आप मसाला डोसा खाने गए होंगे कभी, तो मसाला डोसा बनाते समय जो तवा रहता है उस पर जो कारागिर रहता है या कह लीजिए बनाने वाला पर्सन रहता है, पानी के कुछ बूंदे डालता है, महसूस करता है वार्मनेस के बारे में कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ। हम ये भी रीजन समझेंगे, रेल की पटरियां जो बनाई जाती है, रेलवे ट्रैक्स, उनके बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है, क्या रीजन होता है गैप छोड़ने का। इस पूरे टॉपिक में हम ये भी समझेंगे, साथ ही साथ कि सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस किस तरह से बिहेव करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने पर, लिक्विड सब्सटेंस एनर्जी प्रोवाइड करने पर कैसा बिहेव करते हैं, गैसियस सब्सटेंस एनर्जी प्रोवाइड करने पर कैसा बिहेव करते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है कि समुद्र के पास में दिन में खड़े रहते हैं तो हमें ठंडी हवा मिलती है और शाम के समय घूमने जाते हैं तो हमें गर्म हवाएं मिलती है। कैसे पॉसिबल है कि सन से अर्थ की तरफ लाइट पहुंच रही है, गर्माहट पहुंच रही है, उसको ट्रांसफर कैसे किया जा रहा है, पानी गर्म कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरे टॉपिक की शुरुआत में टॉपिक नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब टॉपिक नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक नंबर 2 है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, देखिए हीट क्या होता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसे कहा जाता है एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिसे हीट कहा जाता है।
लेकिन बच्चों हीट एनर्जी का वो फॉर्म होता है जब हम दो डिफरेंट बॉडी, जैसे कि आपके पास में दो बॉडी है ए और बी, एक बॉडी आपके पास हॉट है और दूसरी बॉडी कोल्ड है। इन हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाने पर हमें यह बात अच्छे से पता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उस एनर्जी को कहा जाता है हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी इन ट्रांजिट। जब दो बॉडी डिफरेंट एनर्जी लेवल के कांटेक्ट में लाई जाती है तब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो ट्रांसफर होता है उसे हीट कहा जाता है। यह बात प्रैक्टिकली देखी जाती है कि हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों बॉडी का एनर्जी लेवल सेम ना हो जाए। जब दोनों बॉडी का एनर्जी लेवल सेम हो जाता है तब ना तो हॉट से कोल्ड में और ना ही कोल्ड से हॉट में एनर्जी ट्रांसफर होती है। बॉडी की इस स्टेज को एक नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर किसी ने ये पूछा कि आपके पास में मान लो ये बॉडी ए रखी हुई है, ये ए आपके सामने रखा हुआ है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है हीट ऑफ अ बॉडी ए? क्या ये स्टेटमेंट सही है हीट ऑफ अ बॉडी ए? तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। हीट ऑफ अ बॉडी ए ये गलत स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि हीट का सिग्निफिकेंस तभी है जब हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं जिनका एनर्जी लेवल अलग होता है, तब जो फ्लो एनर्जी हो रहा होता है उसे हम हीट कहते हैं। तो हीट ऑफ अ बॉडी ये बताना अपने आप में सही स्टेटमेंट नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन आता है कि अगर हीट को हमें मेजर करना हो, कुछ कॉमन एग्जांपल को देखिएगा आप। एक माँ अपने बच्चे के साथ में बैठी हुई है, उसके बच्चे को टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है। उसने अपने बच्चे की स्किन को चेहरे पर हाथ लगा के महसूस किया, उसे गर्म महसूस हुआ। उबलते हुए पानी के अंदर आपने हाथ डाला, आपको गर्म महसूस हुआ। बर्फ जो पिघला ही था उसमें आपने हाथ डाला, आपको ठंडा महसूस हुआ। फ्राइंग पैन पर या किसी तेल के अंदर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स डालने पर आपको बहुत सी आवाज आई, आपको गर्म की फीलिंग आई कि हां गर्म महसूस हुआ। ना क्वेश्चन ये कि हीट मेजर करे कैसे? अभी डॉक्टर, मान लो आप जिस रूम में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपका हाथ पकड़ के तो नहीं बोलता है कि बताओ मैं टेम्परेचर मेजर करता है। और ये इस तरह की मेथड आप खुद ही समझिए कि किसी का टेम्परेचर मेजर या किसी का हीट कंटेंट मेजर करना है तो उसको हम छू कर महसूस करें, बताया तो जा सकता है। लेकिन एक समस्या उसमें, देखो समस्या क्या है। ये एग्जांपल से आप उस समस्या को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है और ये आपके पास में कंटेनर सी है। ए कंटेनर में आइस मेल्ट वाटर है या आइस मेल्टेड वाटर। बी कंटेनर की बात करें हम तो इसमें नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर जिसे हम पी सकते हैं। सी में बॉइलिंग वाटर है जो उबलता हुआ पानी है। अब देखिए यहां पर एक बात कि मैं ये कहता हूं कि आपको ए को ऑब्जर्व करना है, बी को ऑब्जर्व करना है और साथ ही साथ सी को ऑब्जर्व करना है। आप अपना हाथ क्या करते हैं, ए में डालते हैं और बी में डालते हैं। अब मैं पूछता हूं बताओ ए और बी में से, देखना है ना, वापस चेक कर लेना। ए और बी में आप दोनों अपना हाथ डालते हैं। मैं पूछता हूं ए और बी में से ज्यादा गर्म कौन है? तो ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा बी हॉट है। ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा बी हॉट है। अब मैं कहता हूं अपना राइट हैंड ए से निकाल के सी में डिप कर दीजिए। अब देखिए पहले कंपैरिजन किया तो बी क्या मिला आपको, बी हॉट मिला। इन कंपैरिजन ऑफ ए, इन कंपैरिजन ऑफ ए, ए के कंपैरिजन में ये क्या अवेलेबल है, हॉट अवेलेबल है। अब मैंने कहा ए से अपना हाथ निकाल के सी में डिप कर दो। जैसे आप ए से हाथ निकाल के सी में डिप करोगे तो क्या होगा, बी और सी में से सी आपको हॉट इन कंपैरिजन ऑफ बी नजर आएगा और बी क्या नजर आएगा, कोल्ड इन कंपैरिजन ऑफ सी नजर आएगा। इससे क्या सीखने को मिला हमें कि ए और बी को कंपेयर कर रहे थे तो बी हॉट था, ए और बी को कंपेयर कर रहे थे तो कौन हॉट था, बी हॉट था। और बी और सी को कंपेयर करने गए तो बी क्या हो गया, कोल्ड हो गया। तो बिना कुछ किए ही बी हॉट भी हो गया और बी कोल्ड भी हो गया। तो इस तरह से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कौन सा पानी ठंडा होगा कौन सा पानी गर्म होगा, बराबर है। ये तो कंपैरिजन वाला काम हो गया। तो कंपैरिजन से एग्जैक्टनेस की बात नहीं हो पाएगी, एग्जैक्टली कितना वैल्यूज होगा उसकी बात नहीं हो पाएगी कंपैरिजन करने से।
तो हमें फिर इसे मेजर करना होगा कि हीट को मेजर किया जाए। तो हम यही अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि हीट को मेजर कैसे किया जाता है। बच्चों एनर्जी के इस पॉइंट को या एनर्जी को, हीट एनर्जी को एक्सप्रेस शुरुआत में कैलोरी में किया जाता था। इनिशियली हीट को और वर्क को, जो हम वर्क करते हैं, और हीट को सेपरेट माना जाता था। तो हीट को मेजर करने के लिए कैलोरी वर्ड यूज किया जाता था। बट नाउअडेज जैसा कि यह देखा जा चुका है कि हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि छत से पानी गिर रहा हो, गिरते समय पानी नीचे आता है, टकराता है। पानी जब नीचे गिर के टकराता है तो टकराने के बाद गर्म पानी थोड़ा कुनकुना पानी हो जाता है। तो वाटर जब नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। यह हो गया पहला तरीका कि वर्क, ग्रेविटी ने वर्क किया, ग्रेविटी ने खींचा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बनी और टकराकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफी हद तक कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो हम ये जानते हैं कि अब हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हीट की यूनिट ना सिर्फ कैलोरी, इसकी एमकेएस यूनिट को डिफाइन किया जाता है जिसे जूल कहा जाता है। अदर यूनिट ऑफ एमकेएस यूनिट इसे जूल कहा जाता है। और मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो इसे अर्ग कहा जाता है। 1 जूल को लिखा जाता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल को लिखा जाता है 10⁻7 अर्ग। और 1 कैलोरी का एक रिलेशन निकल कर आता है जिसे कहते हैं 4.18 जूल, जिसे कि नियरली इक्वल टू 4.2 जूल कहा जाता है। 1 कैलोरी हीट का वो अमाउंट है जो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, एंड दैट टेम्परेचर इज 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वाटर का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, उस एनर्जी के अमाउंट को आप कैलोरी कहते हैं। ऑल्दो वो टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस की बात हम कर रहे होते हैं। हमारा कंसर्न ये नहीं कि वो टेम्परेचर क्यों लिया गया। फिलहाल मैं इतना ही सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा कि कन्वीनियंस के एस्पेक्ट से 4.2 जूल इसे ले लिया जाता है, ताकि हम कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।